हाय मेरे युवा तुर्को। तो आज हम आपके सामने मुखातिब हैं केमिकल काइनेटिक्स के थ्योरी के अंतिम लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, क्या रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर, ठीक है। उसमें एक फैक्टर था टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इन्फ्लुएंस होता है और एक्यूरेट जो इन्फ्लुएंस है, इन एक्यूरेट हाउ द टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट को हम लोग क्वांटिटेटिवली उसको निकालेंगे, यानी अनहैनियस इक्वेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आप जानते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आप जानते हैं क्या, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बात प्रभाव है सर, क्या प्रभाव है। यदि टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आप अच्छे ढंग से जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आने के इच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यदि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है, ठीक है सर। ये हम लोग पढ़े तो डबल हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है। तो डबल होने का क्या कारण है सर। टेम्परेचर यदि हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल्स, व्हाई नहीं। यदि आपका पैसा पहले से कितना मिलता था, पॉकेट मनी 100 रुपये मिलता है, तो 200 रुपये यदि मिलने लगा तो आप काम पहले से बेहतर ढंग से करते हैं। तो क्यों करते हैं, हो सकता है मिल सकता है। तो वैसे ही इस डब्बा में मान लीजिए कोई रिएक्टिंग स्पेसिस है, मान लीजिए ये डब्बा है मेरा, इस डब्बा में रिएक्ट करने में रिएक्टेड का मॉलिक्यूल्स है। ये मान लीजिए कि ये कितना 298 केल्विन पर रिएक्शन कर रहा है। इसका 10 डिग्री यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है, ये डबल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो दो कारण हो सकता है। क्या कि इसमें रिएक्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल्स है, जो कोलाइड करने वाला, एक दूसरे का माथा नोचता है ना सर, हाँ जी, टकराता है, कोलिजन करता है, या तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाता हो, यानी कॉलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता होगा। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से वो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी पहले से बढ़ जाता होगा, डबल हो जाता होगा, ठीक है सर। या दूसरा ये होता है कि कॉलिजन फ्रिक्वेंसी उतना ही होता होगा सर, ठीक है सर, इफेक्टिव कॉलिजन डबल हो जाता होगा नहीं। तो हम लोग देखते हैं, तो कहता है, चलिए लिख लेते हैं। तो अगर टेम्परेचर का क्या रोल है सर, तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर, एक हेडिंग बना दे, क्या हम लोग पढ़े, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ, ये हम लोग का छोटा सा हेडिंग है, जी हाँ, हेडिंग है। तो आप क्या जानते हो सर, इच एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्प, बस एवरी 10 डिग्री, हाँ, कोई 10 केल्विन भी कहता है सर, लिख लीजिए क्या है, राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। अरे वाह, डबल हो जाता है। अरे बहुत दिन से हम लोग लिखते आ रहे हैं। तो देखिए, एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है सर, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट कहिए, चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट एट 308 केल्विन पर ही मान लीजिए हम निकालते हैं। ये मेरा T डिग्री प्लस, हाँ, यदि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन, ये हमारा क्या था, T सर। तो इससे ये 10 डिग्री क्या है, ज़्यादा है, ठीक है सर, 10 डिग्री ज़्यादा है। ये 298 है, तो ये क्या कितना हो जाएगा आप जानते ही हैं, 10 जोड़ देंगे तो वो 300। तो ये लगभग 2 to 3 के बीच में आता है, यानी डबल, यानी 3 भी नहीं आता है और 2 से ज़्यादा आता है, यानी डबल से ज़्यादा आता है सर। यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल से थोड़ा ज़्यादा, 3 से कम होता है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है सर। अभी हम क्वेश्चन आपको बताए थे कि या तो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाता होगा,
डबल हो जाता होगा। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से क्या हो जाता होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता होगा, या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इतना ही रहता होगा, इफेक्टिव कॉलिजन डबल हो जाता है। ठीक है सर। मान लीजिए कि इस डब्बा में 298 केल्विन पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स 10,000 बार टकरा रहा है। लेट अस कंसीडर 10,000 पर टकरा है, यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या है 10,000 है। यदि हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 10,000 के बदले 20,000 हो जाता होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल से ज़्यादा हो जाता है। या एक केस ये है, या दूसरा केस क्या है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 10,000 10,000 ही रहता होगा। कल्पना कर रहे हैं सर, लेट अस कंसीडर बोल रहे हैं। इफेक्टिव कॉलिजन 10,000 जिस समय था 298 केल्विन पर, उस समय इफेक्टिव कॉलिजन मान लीजिए कि 1,000 था, यानी 1,000 मॉलिक्यूल्स क्या करता प्रोडक्ट बनाता था। यदि 10 डिग्री यानी 300 कर दिए तो इफेक्टिव कॉलिजन पहले से 1,000 के बदले क्या हो जाता होगा 2,000 हो जाए। नहीं, इफेक्टिव कॉलिजन डबल हो जाए या डबल से 2,000 से ज़्यादा भी थोड़ा हो जाए तब नहीं। तो ये दोनों केस में क्या है सर, तो हम आपको बता दें कि 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा इफेक्टिव कॉलिजन डबल हो जाए। फिर से बोलिए, यदि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होता है, हमारा इफेक्टिव कॉलिजन क्या हो जाता है डबल हो जाता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन मेरा 2 या 2 से थोड़ा सा क्या होता है 2 और 3 के बीच में हो जाता है, यानी हम लोग मोटा मोटी क्या बोलते हैं डबल हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है डबल और ट्रिपल के बीच में, ट्रिपल भी नहीं बोल सकते हैं, डबल से थोड़ा ज़्यादा के बीच में हो जाता है। कब हो जाता है, इफेक्टिव कॉलिजन इतना हो जाता है, दैट्स वाई हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का भी ये अच्छा सा हाल हो जाता है सर। तो देखिए कहता है, हम लोग केस 1 में देखते हैं, केस 1 में देखते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कॉलिजन पर क्या होता है सर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो देखिएगा सर, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जेड जो होता है इफेक्टिव कॉलिजन इन रूट इसके होता है। ठीक है सर। तो यदि हम ये रेशियो निकालें कितना कॉलिजन, ये क्या है मेरा सर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये क्या है जी हाँ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये 308 और ये 298 केल्विन पर यदि हम ये निकालते हैं इसका वैल्यू, ठीक है सर 308 और 298 केल्विन के, तो ये मेरा 1.016 टाइम्स आता है। ये मेरा वैल्यू कितना आता है 1.016 टाइम्स, इतना वैल्यू है। यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मेरा क्या हो जाता है, यदि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कितना 1.016 टाइम ही बढ़ता है, यानी मतलब कुछ नहीं बढ़ता है। लेकिन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 2 से 3 के बीच में होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डबल हो जाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, ऐसा नहीं। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे इफेक्टिव कॉलिजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो केस 2 हम करेंगे कि इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर। केस 2 मेरा क्या है, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ राइजिंग of temperature on effective collision। चलिए सर इसको देख लेते हैं। देखने के लिए इसको क्या करना होगा सर, ग्राफ बनाना होगा, प्लॉटिंग करना होगा। चलिए किधर बनाएं, इधर बनाते हैं। जी हाँ, ये क्या है, कुछ नहीं है। देखिए सर चलिए एक मिनट सर, इसको थोड़ा सा ऐसे जाओ, ऐसे देखिए सर, इसको थोड़ा सा सीधा कर दीजिए। हाँ सर, ये मेरा है डेल्टा n/n। ये क्या है डेल्टा n/n कुछ होगा। ये मेरा क्या है काइनेटिक एनर्जी, इस पर ले रहे हैं, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी हो गया।
ठीक है सर। ये ऐसे ही मेरा ऐसे 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 है, इस पर मेरा काइनेटिक एनर्जी स्ट्रिंग से ऐसे 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 होगा ना सर, जैसे होता है। ठीक है, तो कहता है ये मेरा है T डिग्री C पर, ये मेरा कहानी है। ठीक है, और ये मेरा है T डिग्री C प्लस 10 डिग्री C, यानी ये मेरा 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर के केस का है। ये मेरा नॉर्मल जिस टेम्परेचर पर हम लोग क्या कर रहे थे, रिएक्शन की शुरुआत किए थे। ठीक है, मान लीजिए 298 केल्विन किया, तो ये क्या हुआ 300 केल्विन पर हो गया। यहाँ गौर कीजिए, इसको हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, और इसको थोड़ा सा ठीक है, हाँ चलो ठीक, चलिए हाँ, अरे वाह, इस दोनों को बोल रहे हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इस टेम्परेचर पर T डिग्री पर का मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू है, और इस T प्लस 10 डिग्री C पर हमारा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये। ठीक है सर, यहाँ देखिए ये इतने वैल्यू को हम लोग, ये मेरा इतना एनर्जी जो है ये इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखिए ये ऐसे 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 है ना, ये A ऐसे में यहाँ पर A B C D, ये E है, ये F है, ये ठीक है सर, यहाँ ये F है। तो ये जो वैल्यू है ये F है, ये वैल्यू, इतना वैल्यू यहाँ से, तो चलिए देखिए यही है। तो ये ग्राफ क्या है, सो देखिए, कहता है कि मान लीजिए हम आपको एग्जांपल से बताते हैं कि एक डब्बा में हम 10 मॉलिक्यूल्स लिए सर। क्या लिए? 10 मॉलिक्यूल्स। जैसे आप क्लास में आप देखते होंगे सर, टीचर्स यदि समझा रहे कोई टॉपिक को, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है सर, पढ़ा रहा है, मतलब यह पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, और 10 में से 10 बच्चा, 10 ही समझा रहे हैं सर, 10 ही बच्चा ले रहे हैं। आप लोग तो 100 बच्चा बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, तो 10 बच्चा आप पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 100% समझ रहा हो, एकदम मास्टर साहब बता रहे हैं, फुल स्टॉप कॉमा सब समझ जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ऐसा भी बच्चा उस 10 में से बैठा हुआ है जो क्या होगा, एक लाइन भी समझ में नहीं आ, नहीं। यदि टीचर हिंदी भाषी स्टूडेंट के सामने मलयालम में पढ़ाएंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मलयालम में भी कुछ कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि उनको एक लाइन से, तो ऐसा दोनों केस नहीं, 100 में 100 समझ में नहीं आएगा, और बिल्कुल नहीं सर, दोनों केस नहीं होगा। तो क्या होगा, कोई बच्चा क्या होगा सर 20% समझेगा, कोई 30% समझेगा, कोई 50%, कोई 90% ऐसा समझेगा, हमारा अपना एजम्पशन है, कल्पना है। तो चलिए एक ऐसा एक होसा है। अब मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, इस बच्चे को छोड़िए, मॉलिक्यूल है, उसमें से 10 में से 3 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी, कल्पना कर रहे हैं सर, 3 जूल है, ठीक है, और 4 मॉलिक्यूल्स का है 3.5 जूल, और 2 मॉलिक्यूल्स का है 5 जूल। ठीक है सर, क्या क्या किए, 3 मॉलिक्यूल्स का हमने क्या लिया, 10 में से 3 का कितना लिए, 3 मॉलिक्यूल का कितना लिए 3 जूल, 4 मॉलिक्यूल का क्या लिए 3.5 जूल, और उधर जो दो बचा उसको कितना लिए हम लोग 5 जूल। तो इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना है जिसका काइनेटिक एनर्जी सेम है, 4 है, नहीं 10 में से 4 मॉलिक्यूल्स का मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम कितना है 4/10, नहीं, और वो वैल्यू कितना है तो 3.5। ठीक है सर, तो 3.5 जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो 10 में से मैक्सिमम फ्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, समझ गए काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोसेसेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ देखिए ये डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है द molecules of reacting species having same kinetic energy
सेम काइनेटिक एनर्जी। ये डेल्टा एन है, एन क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स है। और डेल्टा एन बाई एन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, द फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया डेल्टा एन। तो देखिए सर, यहाँ देखिए हम ऐसे बता रहे हैं, यहाँ देखिए इतने फ्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी है, इतने फ्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी है, इतने फ्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी है, इतने, यहाँ देखिए मैक्सिमम फ्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं, यही है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी टी डिग्री पर यही है। तो ये उसका क्या कह रहा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब जब हम क्या कर दिए, टेम्परेचर क्या कर दिए, 10 डिग्री बढ़ा दिए सर, तो क्या देख रहे हैं सर, पहले इतने फ्रैक्शन का देख रहे हैं, 10 में से मेरा कितना, 4 मोलिकुल्स का क्या था, काइनेटिक एनर्जी सेम था। लेकिन 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो देखिए पहले से द फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, उस फ्रैक्शन घट गया, देख रहे हैं फ्रैक्शन घट गया, यानी 10 में से पहले 4 मोलिकुल का काइनेटिक एनर्जी सेम था, अब टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो 3 ही मोलिकुल का सेम होगा, ठीक है सर। और उधर 7 जो है तो 7 में किसी 2 का कुछ और होगा, 3 का कुछ और होगा, फिर नेक्स्ट 2 मोलिकुल का कुछ और हो जाएगा, ठीक है, तो अलग अलग होगा। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन का जो काइनेटिक एनर्जी है सर इस 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ये है, और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, ये है। तो क्या देख रहे हैं, जो हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं सर, तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी घट गया, देख रहे हैं, पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी इतना था, अब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दी तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी घट गया, लेकिन द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी देखिए बढ़ गया। क्लियर है? पढ़ा लिखा आदमी के बीच में क्या रहता है, दिमाग सेम नहीं रहता है सर, समझ, पैसा बढ़ जाएगा तो देखिएगा सबका विचार अलग अलग हो जाता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दीजिएगा, है ना, तो सबका क्या होगा, विचार जो होता है समानता, उसमें अंतर हो जाए। पैसा बढ़ जाता है लेकिन मेंटल समानता क्या होता है, सबका डिफरेंट हो जाता है। वही बातें हैं, यानी कम टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का क्या था, काइनेटिक एनर्जी सेम था, और वो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका काइनेटिक सेम था वो घट गया, देख रहे हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पहले से टेम्परेचर बढ़ा दिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो यही बात है। तो यहाँ तक क्लियर है सर। अब आप देखिए ये एक वैल्यू है, यानी यहाँ देखिए टी डिग्री टेम्परेचर पर देखिए इतने फ्रैक्शन का, देखिए इतने फ्रैक्शन का, यहाँ देखिए इतने टी डिग्री पर, देखिए टी डिग्री पर इतने फ्रैक्शन का, यहाँ देखिए इतने फ्रैक्शन का क्या था, जो क्या था एनर्जी, चूँकि इतना एनर्जी हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी यहाँ से जितने फ्रैक्शन का एनर्जी बढ़ेगा वो इफेक्टिव कॉलिजन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, यानी इतने के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स होगा इस वैल्यू के बाद इतने इस जगह से जो भी होगा, दिस इज कॉल्ड देयर कॉलिजन कॉल्ड इफेक्टिव। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, टी डिग्री टेम्परेचर पर the fraction of molecules which collision become effective because their energy is more than threshold energy, इस वैल्यू से ज़्यादा है, वो क्या था, ABCD। टी डिग्री पर मेरा देख रहे हैं, ये यहाँ ये वैल्यू बना है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है उसके पास, यानी वो कॉलिजन इफेक्टिव हो जा रहा है। तो टी डिग्री पर मेरा कितने फ्रैक्शन का कॉलिजन इफेक्टिव है, ABCD। लेकिन जब 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो देख रहे हैं कितने फ्रैक्शन का, ABEF, यानी ABCD से क्या है, डबल है। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या हो जाता है सर, इफेक्टिव कॉलिजन डबल हो जाता है, ठीक है। टी डिग्री पर हमारा जो मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कॉलिजन था वो वैल्यू क्या था, क्योंकि उसका इफेक्टिव कॉलिजन क्यों था, क्योंकि उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा था, वो वैल्यू क्या था, ABCD। जबकि टी डिग्री, टी प्लस 10 डिग्री, यानी इसको 308 केल्विन हम मान लेते हैं, चूँकि हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट में वही लिए थे। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कॉलिजन हुआ वो क्या है, ABEF, जो कि ABCD से डबल है। तो ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर यानी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या ऐसे लिखिए राइज इन टेम्परेचर
rate of reaction become doubled due to increase effective collision। ठीक है, क्या था हमारे यहाँ, यानी इफेक्टिव, यानी द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ए बी सी डी किस पर था, एट टी डिग्री सी पर, है ना, ऐसे लिखते हैं ए बी ई एफ। वो क्या था, टी प्लस 10 डिग्री था, है ना, इज अबाउट डबल्ड देन ए बी सी डी। ये क्या था, एट, जो हम आपको समझा रहे थे, क्या लिखे थे, इफेक्टिव कॉलिजन ए बी ई एफ जो है, ए बी एफ किस पर है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वैल्यू क्या है, ए बी सी डी यानी 10 डिग्री से डबल है। तो ये क्या देख रहे हैं सर, टेम्परेचर का 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ, वो क्या हुआ, ड्यू टू डबल इन इफेक्टिव कॉलिजन। तो ये हमारा क्या है, एक मोटा मोटी रिलेशन है टेम्परेचर का साथ, ठीक है सर। लेकिन क्वांटिटेटिव रिलेशन यानी एक्यूरेट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन विथ रेट ऑफ रिएक्शन चूँकि रेट कांस्टेंट भी, बुक में आप रेट कांस्टेंट लिखते हैं, इन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट से होता है। तो इसको बताने के लिए अर्हेनियस साहब पीछे से आए कि देखिए आप लोग जो मोटा मोटी सब बात करते हैं अबाउट टू डबल, इसके कारण इसका, भैया हम बता देते हैं ना कि व्हाट इज द क्वांटिटी रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए एंड देन हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन, कॉपी इट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये रिलेशन आपको बताएगा, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है ये, यानी कितना रिलेशन, क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, यदि बढ़ता है तो कितना बढ़ता है और कैसे बढ़ता है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस के आधार पर, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस के, जी हाँ देखिए क्या है ये, कुछ नहीं है, यही है जो बुक में छापा रहता है, ठीक है सर, जी हाँ यही है। वेयर क्या है सर, वेयर यहाँ हम लोग वेयर लिखते हैं, वेयर सर ए को बोलते हैं, दिस इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जिसको यहाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। के भाई साहब को आप जानते ही हैं, जी हाँ, ये रेट कांस्टेंट है, किसी ज़माने में इसको क्या कहते थे, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट, जी हाँ वही सब। हाँ जी, ये क्या है मेरा, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, हाँ जी। और भाई साहब को आप पहचान भी करते हैं, और टी भैया को तो आप इसी टी भैया के कारण तो आप पढ़ रहे हैं, दिस इज टेम्परेचर। चलो ठीक से लिखो, टेम्परेचर। प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम क्या है, एसी तो है नहीं, यदि पंखा ज़्यादा तेज चलाएंगे तो आवाज़ गड़बड़ाएगा नहीं, अब पंखा कम कर देंगे तो फिर पसीना आएगा, ठंडी आने दीजिए, कोट पहन कर पढ़ाएंगे। तो देखिए सर ये बात हुई। अब जहाँ ए और ए एंड ई कलेक्टिवली कॉल्ड अर्हेनियस, नज़र आ रहा है सर, अर्हेनियस पैरामीटर,
देखिए यदि आपको कहा कि अर्हेनियस पैरामीटर निकालिए, मतलब ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है होता है ये, जिसको यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। तो ए और ये निकालना यदि आपको कहा जाए तो मतलब है वो अर्हेनियस क्या कहा जाएगा, अर्हेनियस पैरामीटर कह रहा है आपको निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया सर, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सर, यदि आप लॉग दोनों साइड में लीजिए, एल लीजिए, नेचुरल लॉगरिथम आप जानवे करते हैं, टेकिंग एल एन इन बोथ साइड ले लीजिए, बोथ साइड से लीजिए। तो अरे वाह, ये क्या होगा, एल एन के एल एन ए, और ये चूँकि एक्सपोनेंशियल है एल एन लगाइएगा तो हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ई ए बाई आर टी। अरे वाह, हो गया सर। आप जानते ही हैं एल एन एक्स बराबर क्या होता है, 2.30303 लॉग एक्स, आपको पहले से पता है, इसलिए बिना कोई परेशानी के, बिना कोई आपको परेशान किए और खुद को परेशान होए हम लोग इसको ऐसे छाप लेते हैं सर। दिस इज कॉल्ड छापना। लिखना, जब लिखना क्या होता है सर, जब लिखने में कोई टेंशन नहीं हो तो दिस इज कॉल्ड छापना। ठीक है सर, यही हो गया। अब ज़रा देखिए सर, यदि इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन व्हेन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2.303। देखिए सर, ये सब ताना बाना होता है अपने मन से। देखिए तो क्या डिवाइड कर दीजिए तो लॉग के हो जाएगा, इसको डिवाइड कर तो ये कट जाएगा, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा ई ए बाई 2.303 आर टी। नज़र आ रहा है हुजूर, ऐसा नजर हम बोल रहे हैं, आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हाँ चलिए, नज़र आ रहा है, अरे वाह। तो चलिए इसको यहाँ तक आपको नज़र आ गया, कुछ नहीं है। मैथ वाले बच्चे तो कह रहे हैं आप डायरेक्ट लिख दीजिए, हाँ बायोलॉजी वाले कहते हैं बेकार है लिखना। हाँ जी, दोनों आदमी सही हैं आप। तो देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब एक काम कीजिए सर, इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, है ना, तो मेरा काम हो जाएगा। यानी दाएँ बाएँ कर देते हैं, तो ये लॉग के ई ए 2.303 आर टी प्लस लॉग, जी हाँ, ये क्या है मेरा, दिस बिकम ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो दिस दैट्स वाई हम व्हेन वी आर प्लॉटिंग ए कर्व बिटवीन दिस एंड दिस, बराबर हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्व करते जा रहे हैं सर, कर्व बनाते जा रहे हैं। इसका कोई यूज है नहीं तो आप कहते हैं सर बेकार क्या कर्व है। जी हाँ, तो क्या करेंगे हम, ये मेरा y है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सर ये क्या होता है, तो हम लोग क्या लिए, y यानी लॉग ए को y एक्सिस पर लिए, 1/t को हम लोग x एक्सिस पर लिए और कर्व बनाए। तो जो मेरा स्लोप आएगा वो निगेटिव स्लोप आया। देखिए ये द वैल्यू ऑफ स्लोप जो मेरा आया कितना आएगा, निगेटिव है, दैट इज माइनस ई ए बाई 2.303। ये r, ये स्लोप का वैल्यू आ गया सर। ये मेरा इंटरसेप्ट है, ये मेरा क्या है, लॉग ए, दिस इज योर इंटरसेप्ट। तो ये हम इस आधार पर यदि हम स्लोप का वैल्यू निकालें तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं सर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, आराम से क्या करेंगे, कर निकालेंगे। आप जानते हैं निकालने की जरूरत पड़ता नहीं है। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज योर अर्हेनियस पैरामीटर। तो चलिए सर, इसको हम लोग नाक ऐसे पकड़े हैं, नाक घुमा के, इसको आप कॉपी कर लेते तो हम इसको नाक घुमाने की बात करते। तो चल मिटा दे सर, हाँ कहाँ गया रे, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अब ज़रा देखिए इस इक्वेशन पर हम लोग चले, ठीक है, नज़र आ रहा है सर, कॉपी कर लीजिए अच्छा से। तो चलिए सर कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने में इस बात का ध्यान में रखिएगा, ये मेरा इक्वेशन मान लीजिए 2, चूँकि इसी इक्वेशन को हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्म बताना है। अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब कुछ नहीं होता है सर, वही फॉर्म होता है जो क्या होता है, जो लोगों को भरमाया जाए, लोगों को कुछ उधर उधर करके समझाया जाए। तो चलिए सर, अल्टरनेटिव फॉर्म जो मेन इक्वेशन जो तैयार होगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए आता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आ जाया करता है, जो कि बोरिंग न्यूमेरिकल होता है। क्यों? क्योंकि पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट होता है और कैलकुलेशन बड़ा होता है। दैट्स वाई इसके न्यूमेरिकल बनाने से लोग भागते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, उधर से चुन के लाओ, क्वेश्चन से चुन के लाओ, पुट कर दो, है ना, पुट कर दो। लेकिन रिजल्ट जब करने जाओ तो क्या होगा सर, जी हाँ, लंबा कैलकुलेशन होगा, तब बच्चा सब उसको रख देता है बेकार। तो चलिए सर, ये यदि हम कहते हैं कि इफ़ K1 and K2
the value of rate constant, the value of rate constant at temperature T1 and T2 respectively, क्रमशः। तो क्या होगा सर, ये log K1, जी हाँ, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो मेरा वही रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी वही रहेगा, ये 2.303 भी वही रहेगा, हमारा R भी वही रहेगा, टेम्परेचर देखिए ये हो गया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। और ये लॉग, देखिए जब एकदम बोरिंग चीज़ कुछ बोर्ड पर लिख रहे हो, कुछ ऐसा चीज़ बोलिए बेकार का बात, जो बच्चा आपके बेकार के बात पर कंसंट्रेटेड है। जैसे यहाँ देखिए सर, हम लोग क्या करें, कुछ नहीं करना, नहीं, हम चुपचाप से छापते रहे तो कहेंगे तेरी चलो थोड़ा सा, जब तक सर लिख रहे हैं तब तक हम लोग भी थोड़ा झाँक लेते हैं, नहीं। तो इसलिए ये हो गया सर, इक्वेशन 1 2 हो गया। क्या करना है सर, कुछ नहीं करना होता। जैसे आप जाते हैं गुपचुप खाने, नहीं गुपचुप खाने में क्या होता है, जब तक ऐसे डरते हैं तो देखते हैं कि चलो भाई दूसरा जब एक वो खा रहा है तो चलो इतना जल्दी से खा ले, तब तक कि सीरियल गड़बड़ा जाए, नहीं। तो चलिए हम लोग भी क्या करेंगे सर, सीरियल गड़बड़ा देंगे। क्या, सबस्ट्रैक्ट कीजिए, सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से को घटाइए, वाह, log K2 log K1 बेकार है, नहीं सर, ये तो हट जाएगा, सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, कहाँ जाएगा, log ये हट जाएगा, चूँकि कॉमन कट जाएगा। तो अच्छा बात है सर, हाँ 2.303 RT1 यही ना है, ये माइनस लगा हुआ, अच्छा माइनस कर रहे हैं चूँकि, तो ये देखिए ये और T2, अरे भैया ध्यान दो, न तो गुपचुप खाने मत जाओ। 2.303 RT1, अरे वाह, देखिए यही हो गया। चलिए देख लिए ना सर, ये हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एक और लिख देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और बना देते हैं, उल्टा कर दीजिए, उलट जाओ। 2.303 RT1, देखिए इधर ले, हाँ माइनस हो जाएगा। ये ऐसा करने से क्या हो जाएगा, सो आपको पता ही है, नहीं पता है तो हम थोड़ा सा, ये देखिए ये इधर वाला माइनस, ये जो वैल्यू इधर आएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा, आप जानते हैं। चलिए तो इसको यदि हम ठीक कर दे तो ये क्या होगा, लॉग क्या हो जाएगा, K2/K1 नहीं होगा, ये लॉग में तो जानते ही हैं क्या होगा, K2/K1, ये क्या होगा, ये 2.303 R, दिस इज़ 1/T1, दिस इज़ 1/T2। चलिए हो गया। तो दिस इज क्या है, ये हमारा क्या है, अर्हेनियस इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। दिस इज द, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हेयर द T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1, चूँकि आपने जो भी रिलेशन निकाला है वो टेम्परेचर कमा करके नहीं, टेम्परेचर बढ़ा करके रिलेशन निकाला है, ठीक है सर। तो आप क्या करेंगे, इस पर नोमेरिकली यदि बनाने की बात होगी तो तो बोरिंग, क्या होगा, पुट द वैल्यू, यानी इसमें से क्या होगा, T1 दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, हाँ, T2 पूछेगा, K2 दिया हुआ है, कुछ भी सब दे देगा, ये दे देगा, R दे देगा, R तो रहता ही, यानी इसमें सब कुछ दे देगा, एगो कहेगा निकालने के लिए, नहीं तो आपको तो खुश हो जाइएगा, अरे बात कुछ नहीं, वैल्यू रख देंगे निकालने का, अरे गुना भाग करना होगा, लॉग निकालना होगा। चलिए तो आप लोग कटक शॉर्टकट मेथड से आप लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो दिस इज योर अर्हेनियस इक्वेशन, और इस आधार पर आपका क्या है सर, ये केमिकल काइनेटिक्स का आपका ये हो गया। एक व्हाट इज द, एक छोटा सा एनसीईआरटी बुक में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज कैटलिस्ट, चूँकि सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का डिटेल से स्टडी है, तो आप कहेंगे तो कैटलिस्ट पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री में। तो एक छोटा सा लाइन कैटलिस्ट के बारे में देंगे, व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, हम ही लोग ना कैटलिस्ट है सर, हम ही लोग नहीं, हम लोग के अलावा भी हो सकता है, आपकी दीदी भी हो सकती है, भैया भी हो सकता है। कैटलिस्ट क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, कभी कभी घटा भी देता है सर, नहीं तो कैटलिस्ट के बारे में आप जानना है। तो चलिए 10-15 मिनट वाला वीडियो बना देंगे, नहीं बनाएंगे तो फिर भी आप काम चला लेंगे, किससे, सरफेस केमिस्ट्री में। देन इसमें से क्या बचता है कि एनसीईआरटी के और इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 वीडियो अलग से बनाएंगे। तब तक क्या होगा सर, मिलने के इंतज़ार में फिर
हम लोग क्या करें, आज के लिए जुदा हो जाते हैं इस आशा में कि हम लोग जल्द मिलने वाले हैं। चलिए बाय।